हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की एमसीक्यू सीरीज की शुरुआत। हम पढ़ रहे हैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर की पढ़ाई और भाई साहब वहां कर रहे हैं क्या, एमसीक्यू सीरीज। और आज जो हमारा ये एमसीक्यू सीरीज है उसका आज दूसरा नंबर है। टोटल हमने 7 एमसीक्यू सीरीज के जो है लेक्चर कंप्लीट किए हैं और 30 लेक्चर जो है हमारा क्लासेस का कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट टाइम में जो है यानी कि कल, आज तो आपका गुरुवार है, आपका शुक्रवार को फिर क्या आएगा सर, फिर से आपका लेक्चर आएगा जिसमें हम या तो इनकम टैक्स या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो है मेन टाइप्स पढ़ेंगे, है ना। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एमसीक्यू ऑन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से रिलेटेड जो एमसीक्यू है उसकी चर्चा आज हम क्लास में करने जा रहे हैं। चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं कहाँ, क्लास में, है ना जी। देखिए अक्सर क्या है कि बच्चे पूछते हैं हमसे है क्या ना कि सर टेलीग्राम पे यानी कि जो आपका पीडीएफ जो है वो कहाँ मिलेगा। तो मैं हमेशा उनसे कहता हूं कि अब जो है ये कॉमर्स वाला भैया बाय एनडब्ल्यू सर्च करिएगा, वहां पे आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा, चाहे एमसीक्यू का हो या फिर लेक्चर का हो, है ना। तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे पीडीएफ है ऑलरेडी लगभग 95 लोग पढ़ रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा, प्रेस कर लीजिएगा बेल आइकन, आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए, और इससे भी प्रॉब्लम अगर कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ आ रही है तो भैया आप व्हाट्सएप पे क्वेरी भी कर सकते हैं। चलिए अब आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एमसीक्यू ऑन अकाउंटिंग। तो शुरुआत करते हैं। देखिए आपको जो बेसिक चीज है ना, पहला वाला जो यूनिट है यानी कि सिलेबस उठाइएगा, कॉमर्स में जाइएगा, पहला यूनिट देखिएगा। फर्स्ट यूनिट का ए में आपका अमलगमेशन, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, रिकंस्ट्रक्शन, ये सारा चीज का दिया हुआ है, लिक्विडेशन, है ना। तो इन्हीं सब चीजों पर आज हमने क्या करना है, आपका एमसीक्यू लगाना है। चलिए शुरू करते हैं आपके पहला क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है Which method of inflation accounting is more commonly used। देखो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है तो इस पर डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। क्या पूछा है कि कौन सा मेथड है जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का ज्यादा यूज होता है, मतलब कॉमनली, साधारण है, इजीली यूज होता है। तो उस मेथड को हम लोग कहते हैं क्या, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। करंट परचेजिंग पावर मेथड। क्या कहते हैं, करंट परचेजिंग पावर मेथड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जनरल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का यूज किया जाता है ना। इन्फ्लेशन, महंगाई किस चीज पे है, इनकम पे, है ना। भाई साहब इनकम जिसका ज्यादा, भैया ज्यादा इनकम, ज्यादा पैसा मेरे पास है, पैसा ज्यादा है मेरे पास, तो भैया महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पास परचेजिंग पावर क्या है, ज्यादा है ना। तो हम परचेजिंग पावर ज्यादा है तो हम महंगाई बढ़ेगी। तो ये जो मेथड है, जो करंट परचेजिंग पावर मेथड है, वो जो आपका जिसको हम लोग कहते हैं क्या, वर्तमान क्रय शक्ति पद्धति, है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं ये चीज। तो आप इसका मोर कॉमनली जो है यानी कि सबसे सामान्यतः उपयोग किए जाने वाला जो मेथड है वो आपका बी हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा, करंट परचेजिंग पावर। और देखिए डिटेल्ड में दिया गया है 4 तरीका का मेथड होता है, करंट परचेजिंग पावर, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, करंट वैल्यू मेथड और रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। ये 4 मेथड है, चारों का डिटेल्ड में मैंने इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में बताया है और वहां पे कराया। आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा, उसी 30 लेक्चर में से कॉस्ट अकाउंटिंग के आसपास में कहीं पे मिल जाएगा। फिर भी मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं। देखो कन्वर्जन फैक्टर के हिसाब से जो इसका फॉर्मूला होता है सीपीपी का, वो होता है प्राइस एट करंट पीरियड डिवाइडेड बाय प्राइस एट हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है। और भी आप देख लीजिएगा, बेसिकली लेक्चर्स देखिएगा और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। चलिए अब दूसरा पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन क्या, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। बात ध्यान से समझिएगा, मैंने वही बात बताया ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको कहते हैं, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट को, इनकम स्टेटमेंट को, ये सारा चीज क्या कहलाता है आपका, स्टेटमेंट ऑफ ये इनकम स्टेटमेंट हो गया, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, ये सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाता है जी सर। तो वही कह रहा है कि कौन सा वित्तीय विवरण यानी कि कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मुद्रास्फीति लेखांकन के प्रभाव को दर्शाता है, यानी कि इन्फ्लेशन कौन सा अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग जो है वो कौन सा इफेक्ट दिखता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। आप मुझे बात बताइएगा, अभी मैं बात कर रहा था ना कि जितनी ज्यादा मेरी इनकम होगी उतना ज्यादा क्या होगा, परचेजिंग पावर मेरा ज्यादा होगा, और परचेजिंग पावर मेरा ज्यादा होगा तो भैया इन्फ्लेशन ज्यादा होगा। तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और ये रिलेटेड जो किससे है सर, बैलेंस शीट से नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये है इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है, आय विवरण से रिलेटेड है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनकम स्टेटमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से समझते हैं।
कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंडस्ट्री वेयर इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। बोल रहा है भैया किस इंडस्ट्री में इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का रोल सबसे ज्यादा है। क्या रिटेल सेक्टर में है? रिटेल सेक्टर मतलब खुदरा वगैरह में क्या इसका रोल बहुत ज्यादा नहीं होगा। स्वास्थ्य देखभाल में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या कृषि में है? बिल्कुल भी नहीं। इसका जो मेन काम है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि वहां उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन होगा सर, जनरल प्राइस इंडेक्स होगा, फिर जीडीपी की बात होगी, बहुत सारा फैक्टर होगा, फिर क्या बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात होगी। तो वो सारा किस में बात होगा सर? मैन्युफैक्चरिंग में। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं हिंदी में मतलब कोशिश कर रहा हूं समझाने का, हिंदी लिखा हुआ भी आप एक बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं फिर भी कोशिश कर दे रहा हूं फिर से पढ़ के सुनाने का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए जनरल प्राइस इंडेक्स दैट में यूज्ड इन द इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। अब देखो कौन सा एग्जांपल बोल रहा है, 4 ऑप्शन दिया है, बोल रहा कौन सा एग्जांपल है जीपीआई का, जनरल प्राइस इंडेक्स का, जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में यूज किया जाता है। देखो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में जनरल प्राइस इंडेक्स के साथ हमेशा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का यूज होता है। वही कह रहा है, हिंदी में पढ़िएगा। निम्नलिखित में कौन सा सामान्य मूल्य सूचकांक का एक उदाहरण है जिसका उपयोग मुद्रास्फीति लेखांकन में किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सीपीआई, है ना। तो आंसर क्या होगा? ए। चलिए अब आ जाइए, अब आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एब्जॉर्प्शन अमलगमेशन से क्वेश्चन है ना, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब रिकंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन है। आइए एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके समझते चलते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है व्हेन 2 or more companies carrying on a similar business decide to combine, a new company is formed, it is known as, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है भैया, क्या बताइए तो, आप बताइए, क्या इसको अमलगमेशन बोलते हैं? बिल्कुल सर, अमलगमेशन यही तो होता है कि जब 2 कंपनी साथ में मिलती हैं और एक नया कंपनी फॉर्म किया जाता है। फॉर एग्जांपल ए कंपनी थी, बी कंपनी थी, और यहां बन गया सी कंपनी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जी अमलगमेशन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन होता है जब ए कंपनी मिलके बी कंपनी मिलके फिर ए ही कंपनी रह जाता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको अपने पास रख लेती है, उसको क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या होगा कि जब 2 या 2 से कंपनी सिमिलर बिजनेस वाले डिसाइड करते हैं कि एक साथ हम लोग मिल जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड न्यू कंपनी फॉर्म्ड। वो कंपनी को बोलते हैं हम लोग क्या? अमलगमेशन। ठीक है जी, चलिए तो एब्जॉर्प्शन हो गया। इंटरनल और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में आगे पढ़ाता हूं। तो बेसिकली रिकंस्ट्रक्शन होता है जब कोई कंपनी किसी तरीके से लॉस में चल रही हो, उनका वैल्यूएशन ज्यादा हो गया हो, तो उस समय रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, दोबारा से चीजें करी जाती है, दोबारा से नया वैल्यूएशन अकाउंट्स बनाया जाता है, बहुत सारी चीजें की जाती है। तो आगे हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? आंसर होगा अमलगमेशन अकाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर? ये रहा, कह रहा है when one or of the existing companies take over business of another company or companies, it is known as। देखो यार अभी तो बताया ना कि जब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी का बिजनेस को टेक ओवर कर लेती है पूरा का पूरा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? अवशोषण। क्या बोलते हैं इसको? अवशोषण। हिंदी में पढ़ूं सर? देखिए कह रहा जब मौजूदा कंपनियों में से कोई एक अन्य कंपनी या कंपनियों का व्यवसाय अपने हाथ में ले लेती है तो इसे अवशोषण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई जी सर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? आइए ध्यान से समझते हैं। कह रहा है व्हेन परचेजिंग कंपनी पेज परचेज कंसीडरेशन इट विल बी डेबिटेड टू। तो सबसे पहले समझिए कि परचेजिंग कंपनी का क्या मतलब हुआ भैया और परचेज कंसीडरेशन का क्या मतलब हुआ। देखिए कभी भी कोई कंपनी जब क्या करती है, दूसरे कंपनी को खरीदती है या दूसरे कंपनी को अपने अंदर ले लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसके बिहाफ में उसको पैसा पेमेंट करती है, देती है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड परचेज कंसीडरेशन। कि जो हमने एसेट, उसका नेट एसेट्स को परचेज किया, उसके बिहाफ में जो पेमेंट किया, दैट इज कॉल्ड परचेज कंसीडरेशन। तो परचेजिंग कंपनी कौन हो गया? जो कंपनी बड़ी कंपनी हो गई। परचेजिंग कंपनी इज कॉल्ड बड़ी कंपनी, है ना। बड़ी कंपनी मतलब क्योंकि वही खरीद रही है, और जो सेलिंग कंपनी हो गई वेंडर कंपनी हो गई, है ना। तो इसीलिए पूछा कि जब क्रय कंपनी खरीद प्रतिफल या का भुगतान करती है तो इसे डेबिट किया जाएगा कहां? बिजनेस परचेज अकाउंट में
एसेट अकाउंट में या लिक्विडेटर वेंडर कंपनी अकाउंट में? भाई साहब बिजनेस परचेज में तो होगा ही नहीं, क्योंकि परचेज जो किया वो कैसे डेबिट कर लेगा? एसेट अकाउंट में भी नहीं जाएगा, ये जाएगा लिक्विडेटर के वेंडर कंपनी अकाउंट में। क्यों? क्योंकि वेंडर कंपनी, भैया पैसा तुम जिससे परचेज किए हो उसी के अकाउंट में दोगे ना। लिक्विडेटर वेंडर कंपनी अकाउंट में तो जो बेचा है, तो बेचा है उसी के अकाउंट में तुम पैसा दोगे। जी बिल्कुल, तो इसीलिए इसका आंसर होगा विक्रेता कंपनी के खाते के का परिसमापक यहां पे। चलिए आप ऑप्शन नंबर 3 देख रहे हो, समझ में आ रही है जी। तो ये बात ध्यान रखना कि परचेज कंसीडरेशन का मतलब होता है कि जब भी कोई कंपनी किसी अनदर कंपनी को खरीदेगी तो उस खरीदने के बिहाफ में जो नेट एसेट्स का पेमेंट करती है, दैट इज कॉल्ड परचेज कंसीडरेशन। बात समझ में आया जी। आइए अब मैं आपको ना बेसिक एक नया कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट क्या वो मैंने पढ़ाया है अमलगमेशन, जब मैंने पढ़ाया था तो वहां पढ़ाया था, फिर भी मैं यहां चर्चा कर दे रहा हूं क्योंकि आगे उस पे बेस पे सारा क्वेश्चन होने वाला है। आइए तो सबसे पहला चीज क्या है? अमलगमेशन। ये बात को ध्यान से समझिएगा, क्या है अमलगमेशन? ठीक है, आइए मैं आपको थोड़ा सा नीचे समझाता हूं अमलगमेशन क्या होता है। आइए ये देखिए, मैंने क्या बोला? अमलगमेशन। अमलगमेशन, अमलगमेशन का मतलब होता है दो चीज को एक साथ मिल जाना, यही हुआ। अब अमलगमेशन अब दो तरीके का होता है। कैसा? अब जैसे फॉर एग्जांपल ठीक है, कि अमलगमेशन मतलब दो चीज अगर मिल गए, ठीक है, तो भैया उसका दो बेटा बेटी हुआ, तो एक बेटा बोलते हैं अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, और अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। देख रहे हो, अमलगमेशन में दो कंपनी मिल गई। अब दो कंपनी मिली तो किस नेचर की बनी? एक नेचर बना परचेज का और एक नेचर बना मर्जर का। मर्जर वो कंपनी, मतलब मर्जर कहने का मतलब है कि वो एक दूसरे में मिल गई, ठीक है, और नया फॉर्म कर ली। और परचेज जो हो, आप बोलेगा भैया परचेज क्या हुआ? परचेज वही होगा जो मर्जर नहीं होगा। आइए उसके टर्म एंड कंडीशंस बेसिकली दिए गए हैं, उस टर्म एंड कंडीशन को समझिएगा, क्योंकि ये टर्म एंड कंडीशन से क्वेश्चंस आने के चांस 80% है कि भैया इसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। आइए मैं आपको लेके चलता हूं। हाँ यहां देखिएगा क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोला, ध्यान से इसको समझिएगा। मैंने हिंदी में नहीं डाला, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है? अमलगमेशन अकॉर्डिंग टू द न्यू मीनिंग अमलगमेशन में बी टू टाइप्स, दो तरीके का। पहला कौन? अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, अमलगमेशन का दो बेटा, एक मर्जर और एक परचेज। आ जाओ क्या कह रहा है? कह रहा है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर इज एन अमलगमेशन विच सेटिस्फाई ऑल द फॉलोइंग कंडीशन। देखो एक कंपनी दूसरे कंपनी में जाके मर्ज हो गई, मिल गई कंपनी, ठीक है, ठीक है। अब उसका क्या कंडीशन होगा जब हम समझेंगे कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर कैसे हो सकता है, या ये पांचों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट उठा लेगा और बोलेगा कि भाई साहब बताओ ये पॉइंट किसका है, मर्जर का है या फिर आपका परचेज का है, दोनों में से किसका है। तो मैं पहले मर्जर की चर्चा करता हूं कि जब कोई कंपनी किसी और कंपनी में मर्ज हो जाएगी तो उसके लिए क्या वैलिड कंडीशंस होने चाहिए। ये 5 वैलिड कंडीशंस जो होंगे वो मर्जर का होगा। इसके अलावा अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो वो हो जाएगा परचेज। आइए चलते हैं। पहला कंडीशन फॉर द मर्जर क्या कह रहा? ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी बिकम आफ्टर अमलगमेशन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। दो चीजें यहां आपके पास आई, एक तो ट्रांसफरर कंपनी और दूसरा ट्रांसफरी कंपनी। डरने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफरी कंपनी कहते हैं बड़ी कंपनी को, बड़ी कंपनी जो परचेज कर लेगी, यानी कि परचेजिंग कंपनी। और ट्रांसफरर कंपनी कहते हैं छोटी कंपनी को, जो खुद परचेज मतलब जो सेल हो रही है, खुद को बेच दे रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मान लेते हैं ए और बी दो कंपनी है, दोनों मर्ज हो रही है, लेकिन बाद में जाके बी कंपनी क्या हो गई, सेल हो गई, और ए ने उसको खरीद लिया, या ए जो है उसका एग्जिस्टेंस बचा रहा, तो उसको हम लोग बोल देंगे क्या कि भैया जो ए जो हो जाएगा आपका हो जाएगा बड़ी कंपनी, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफरी कंपनी, और बी हो जाएगा क्या परचेज सेलिंग कंपनी या वेंडरिंग कंपनी जिसको बोलते हैं हम लोग, और उसको बोल सकते हैं क्या ट्रांसफरर कंपनी। तो ट्रांसफरी कंपनी बड़ी कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी छोटी कंपनी। बात समझ में आया जी। तो आइए, तो वही कह रहा है कि सारा एसेट लायबिलिटी जो है
किसका, छोटी कंपनी का अमलगमेशन के बाद सारा एसेट्स और लायबिलिटीज किसका बन जाएगा, बड़ी कंपनी का। छोटी कंपनी का ऐसे लिख लेना, लिख लो, नोट डाउन कर लो कि छोटी कंपनी का एसेट और लायबिलिटीज सारा बड़ी कंपनी का हो जाएगा, पहला चीज। दूसरा अब आ जाते हैं, कह रहा है शेयर होल्डर होल्डिंग हैज नॉट लेस देन 90% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी अदर देन इक्विटी शेयर ऑलरेडी हेल्ड therein immediately before the amalgamation by the transferee company or its subsidiaries or their nominees become the equity shareholder of the transferee company by the virtue of amalgamation। दूसरा, इतना लंबा चौड़ा लिखा ना, मैं आपको आराम से समझा देता हूं। बात ये कह रहा है कि जो छोटी कंपनी होगी ना, छोटी कंपनी में जिसका भी इक्विटी 90% से ज्यादा होगा, ठीक है, 90% से ज्यादा, मतलब 90% से ज्यादा यानी कि 90%, नॉट लेस देन 90% बोला है ना, 90% से कम नहीं होगा यानी कि 90% से ज्यादा होगा जी। तो जिसका भी शेयर 90% से ज्यादा होगा छोटी कंपनी में यानी कि ट्रांसफरर कंपनी में, वो अल्टीमेटली इक्विटी शेयर होल्डर हो जाएंगे। किसके, इक्विटी शेयर होल्डर हो जाएंगे बड़ी कंपनी में, क्योंकि दो कंपनी हो रही है ना, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी। बड़ी कंपनी खरीद रही है, छोटी कंपनी उसमें मर्ज हो रही है। तो भैया छोटी कंपनी का जो इक्विटी शेयर होल्डर होगा 90% से ज्यादा वाला, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो है बड़ी कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर हो जाएगा। बात समझ में आया, क्यों, क्योंकि अमलगमेशन हो रहा है, बात खत्म। तो पहला चीज था एसेट लायबिलिटी, छोटा कंपनी का बड़ा कंपनी में हो जाएगा, और दूसरा जो है 90% से ज्यादा फेस वैल्यू वाला शेयर अगर किसी के पास इक्विटी होगा तो वो जो है कंपनी बड़ी कंपनी का हो जाएगा। तीसरा आइए, करेक्ट, कंसीडरेशन फॉर द अमलगमेशन रिसीवेबल बाय दोज इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी हु एग्री टू बिकम इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी इज डिस्चार्ज्ड बाय द ट्रांसफरी कंपनी होली बाय द इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इन द ट्रांसफरी कंपनी एक्सेप्ट कैश में बी पेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स। देखो तीसरा बात क्या बोल रहा है, इसको भी ध्यान से समझो। कह रहा है कि भैया देखो ऐसा है, अभी तो आपने कह दिया कि 90% से जो ऊपर वाला होगा वो ऑटोमेटिकली इक्विटी शेयर होल्डर बन जाएगा, लेकिन जो 90% से नीचे वाला होगा वो, तो उसके लिए भी बोला कि तुम क्या करोगे, उसके लिए इक्विटी शेयर इशू करोगे, और जो चाहता है इक्विटी शेयर होल्डर बनना बड़ा कंपनी का, उसके लिए कंपनी इशू कर देगी इक्विटी शेयर होल्डर, और अगर फ्रैक्शन में थोड़ा बहुत पैसा बचा तो वो उसको कैश में पेड कर देगी। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि भैया जो भी पैसा, जो भी इक्विटी शेयर होल्डर जो है छोटी कंपनी के बड़ी कंपनी के बनना चाहते हैं, जो 90% से कम शेयर होल्डर है, तो उसके लिए भी जो है बड़ी कंपनी इशू कर देगी शेयर, और उसको भी इक्विटी शेयर होल्डर बनने का मौका दिया जाएगा। चलिए चौथा में आते हैं, क्या कह रहा था, बिजनेस ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी इज इंटेंडेड टू बी कैरिड ऑन आफ्टर अमलगमेशन बाय द ट्रांसफरिंग कंपनी। तो बोल रहा भैया छोटी कंपनी का अस्तित्व खत्म नहीं हो जाएगा, छोटी कंपनी का जो बिजनेस चल रहा है वो ट्रांसफरी कंपनी यानी बड़ी कंपनी उसको चलाएगी, बंद नहीं कर देगी। तो ठीक है। पांचवा कह रहा नो एडजस्टमेंट इज इंटेंडेड टू बी मेड टू द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी व्हेन दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफरी कंपनी एक्सेप्ट टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये भाई साहब इतना लंबा छोड़ो, इसमें बस इतना ये चीज के लिखा हुआ है कि जो छोटी कंपनी है फिर कोई भी बुक वैल्यू यानी कि रिकॉर्ड नहीं करेगी, कोई ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करेगी, सारा ट्रांजैक्शंस जो है जिम्मा किसका हो जाएगा भैया बड़ी कंपनी का। तो याद रखिएगा छोटी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी, बड़ी कंपनी ट्रांसफरी कंपनी। फिर से एक बार रिवाइज करा दूं, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले बता दे रहा हूं, पहला बात बोला सारा एसेट लायबिलिटी जो छोटा कंपनी का है वो सारा का सारा बड़ा कंपनी हो जाएगा। दूसरा बोला 90% से जो ज्यादा वाला इक्विटी शेयर होल्डर है छोटी कंपनी वाला, वो बड़ी कंपनी में जाते ही उसका इक्विटी शेयर होल्डर बन जाएगा। तीसरा बोला अच्छा जो 90% से कम शेयर रखता है और उसको मन कर रहा है कि हम बड़ी कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर बने, तो वो क्या करेगा, वो जो बड़ी कंपनी है उसके लिए इक्विटी शेयर इशू कर देगी और जो पैसा बचेगा फ्रैक्शन में वो कैश में पेड कर देगी। चौथा बोला ट्रांसफरर कंपनी यानी कि छोटी कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म नहीं होगा, उसका बिजनेस चलता रहेगा। और पांचवा बोला कि कोई भी एडजस्टमेंट जो है वो छोटी कंपनी नहीं करेगी, अब सारा का सारा कौन करेगा, सारा का सारा बड़ी कंपनी करेगी। ये 5 चीज जो कर रहा है वो इन द अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है, और इस 5 चीजों के अलावा जो भी कुछ हुआ या 5 के अलावा एक भी नहीं हुआ तो उसको बोलेंगे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। बात खत्म। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस में। नेट आइए क्वेश्चंस में चल रहे हैं। क्या बोल रहा है, कह रहा है इज द अमाउंट, क्या बोला, इज द अमाउंट
आइएगा, इज द अमाउंट पेबल बाय द परचेजिंग कंपनीज टू द वेंडर कंपनी फॉर टेकिंग ओवर द बिजनेस ऑफ वेंडर कंपनी। विक्रेता कंपनी का व्यवसाय संभालने के लिए विक्रेता कंपनी को क्रय कंपनी द्वारा दे राशि, क्या बोलेंगे इसको, इसी को तो परचेज कंसिडरेशन बोलेंगे ना। यही देखो मैंने बताया था ना कि भैया क्या कि जो परचेजिंग कंपनी है अब वेंडर कंपनी को क्या कर रही है, पेमेंट कर रही है ना, जो भी बिजनेस ले रही है उसके उससे नेट एसेट्स ले रही है, उसका सारा बिजनेस टेक ओवर कर ले रही है, उसके बिहाफ में जो पेमेंट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूं कि परचेजिंग कंपनी बड़ी कंपनी होती है और बेचने वाली छोटी कंपनी होती है, ठीक है। तो परचेजिंग कंपनी जब कुछ खरीदती है उसके बिहाफ में पेमेंट करती है, दैट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन, और वही एक है रहा है। चलिए क्या बोला ये देखो खरीद पर विचार है ना, परचेज कंसिडरेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द वेंडर कंपनी बिकम द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द परचेजिंग कंपनी। ये देखो या पूछ दिया ना, अभी मैंने बोला था ना कि वो जो 5 ऑप्शन है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, बोल दिया ना कि पहला ये स्टेटमेंट देख लो, ये पहला स्टेटमेंट था ना, ये पहला स्टेटमेंट ऑल द एसेट लायबिलिटीज की मतलब छोटी कंपनी का सारा एसेट लायबिलिटीज बड़ी कंपनी का एसेट और लायबिलिटीज बन जाएगा। किस केस में था, मर्जर के केस में था। तो बताओ यहां पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, इफ द अमलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड डिफाइंड अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, पहला ऑप्शन। बाकी देखो होगा क्या, बाकी देखो मैं पढ़ के बता दे रहा हूं, होगा ही नहीं। देखो कह रहा है इफ द अमलगमेशन इज इन नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन, है ही नहीं, अब दो ही हो भी करता है, मर्जर और परचेज। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज और अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। मर्जर में 5 कंडीशन है, 5 में नहीं हुआ तो फिर भैया परचेज, तो ये तो बिल्कुल नहीं है, ऑब्जेक्शन का कोई ऑप्शन ही नहीं है। बोला इफ द अमलगमेशन इज द नेचर ऑफ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, है ही नहीं। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, परचेज के होता तो है लेकिन ये जो कंडीशन है वो किसका है, वो कंडीशन है मर्जर का, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बात समझ में आया, इसीलिए मैं उसको पढ़ा रहा था, पर ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए इसको ध्यान से करना। चलो नेक्स्ट देखो, क्या रहा है अंडर द परचेज मेथड ऑफ अकाउंटिंग, क्या बोला, परचेज मेथड ऑफ अकाउंटिंग में द ट्रांसफर कंपनी इनकॉर्पोरेट इन इट्स बुक, क्या कॉर्पोरेट करता है भाई बताओ, कौन बताएगा, बताएगा। देखो क्या बोल रहा है कि जब लेखांकन की खरीद पद्धति के तहत हस्तांतरित कंपनी, ट्रांसफरिंग कंपनी मतलब बड़ी कंपनी, क्या करती है अपने बुक में अपनी पुस्तकों में शामिल करती है किसको किसको, ओनली एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफर कंपनी, नहीं बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ एसेट लायबिलिटी नहीं लेती है, इसके साथ साथ क्या लेती है, देखो नेक्स्ट कह रहा है ओनली एसेट एंड लायबिलिटी एंड स्टैट्यूटरी रिजर्व्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, मतलब छोटी कंपनी का संवैधानिक अधिकार भी लेती है ना। भैया एसेट्स और ले लिए लायबिलिटीज ले लिए लेकिन वो राइट्स देवे नहीं किया, तो तुम बताओ तुम क्यों खरीदोगे कंपनी को, है ना। तो इसीलिए बोला कि जब परचेज मेथड ऑफ अकाउंटिंग में एसेट लायबिलिटी के साथ साथ स्टैट्यूटरी रिजर्व भी लेती है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्या है, क्या है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट इज अ मेथड ऑफ, भैया बताइएगा क्या है, सर परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करने का तरीका है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, वॉलंटरी वाइंडिंग अप। अब वाइंडिंग अप किसका होता है, बिजनेस का, तो 2 रास्ता है, एक तो वॉलंटरीली मतलब होता है स्वैच्छिक, खुद से अपने मन से हम कर रहे हैं, कुछ झगड़ा हो गया, कुछ अदर रीजन हो गया तो उसकी वजह से। दूसरा होता है परमानेंट, या वो जब कोर्ट कह दे, है ना, बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है, कोर्ट बोला बंद करो दुकान, तुमको बंद करना पड़ेगा, तो वो सारे चीज। तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप पूछा है कि स्वैच्छिक समापन कब होता है, आओ पढ़ो देखो क्या कहता है। कह रहा है द पीरियड फिक्स्ड फॉर द कंपनी इज एक्सपायर्ड, देखो सोचा था कंपनी 10 साल तक के लिए बनाएंगे, 10 साल के बाद खत्म हो गया, तो वॉलंटरी अपने खुद ब खुद हो जाए, स्वैच्छिक हो जाएगा, बिल्कुल सही है। बी में कह रहा है इफ कंपनी पासेस अ स्पेशल रेजोल्यूशन द कंपनी वाउंड अप वॉलंटरीली, अगर कोई कंपनी के सारे लोग बोल रहे हैं कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे और बंद कर देंगे कंपनी को, तो ठीक है भाई, सबको सबकी मर्जी, तो कंपनी बंद, स्वैच्छिक बंदी। कह रहा है मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप इज एप्लीकेबल टू द सॉल्वेंट कंपनीज ओनली, ये भी बिल्कुल सही है, सदस्यों का स्वैच्छिक समापन केवल सॉल्वेंट कंपनियों पर लागू होता है, जो सॉल्वेंट हैं उसको, ये बात बिल्कुल सही है कि भैया जिसके पास पैसा ही नहीं रहेगा, जो कंगाल रहेगा, वो कहां से बंद करे, वो तो खुद बिजनेस बंद हो जाएगा, उसको करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, है ना। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, सब के सब क्या हैं, बिल्कुल सही है। स्वैच्छिक समापन इन चारों की वजह से होता है, जब एक्सपायर कर जाए टाइम, या फिर कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर ले, या फिर भैया सॉल्वेंट हो तभी, ठीक है।
चलिए ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13 अब पूछ रहा है कंपलसरी वाइंडिंग अप कब होगा। कंपलसरी वाइंडिंग अप मतलब जब बहुत जरूरी हो जाए, जब कोर्ट कहे, तो बोल रहा है ऑप्शन देखिएगा, कह रहा है इफ ए कंपनी अनेबल टू पे इट्स डेट, अगर कंपनी अनेबल है अपना डेट उधार नहीं पे कर पा रहा है तो कंपलसरी वाइंडिंग, बिजनेस बंद करिए। डेट नहीं पे कर पा रहे हैं तो आपका बिजनेस बे के पैसा लेंगे हम, है ना। उधार लिए हो तो भाई क्या जरूरी हो जाएगा ना फिर बिजनेस बंद करना, जी बिल्कुल। दूसरा बोल रहा है अनिवार्य समापन, यदि कोई कंपनी अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ है, भैया कर्जे चुकाने में असमर्थ हो तो काहे बिजनेस चला रहे हो, बंद करो, तो बंद करना पड़ जाएगा। दूसरा बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी रिड्यूस्ड बिलो स्टैट्यूटरी लिमिट, ये तभी बंद करना पड़ जाएगा। कह रहा है यदि कंपनी के सदस्यों की संख्या संवैधानिक सीमा से कम हो गई है, भाई साहब संवैधानिक सीमा से अगर कम हो गई है मतलब लॉ के तुम के अगेंस्ट जा रहे हो तब तो बंद करना पड़ेगा। तीसरा कह रहे यदि कोई कंपनी अपने निगमन के 1 वर्ष के भीतर अपना व्यवसाय शुरू करती है, मतलब इफ अ कंपनी डज कमेंस इट्स बिजनेस विद इन अ ईयर फ्रॉम इट्स कॉर्पोरेशन, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, सारा का सारा ऑल ऑफ द अबव क्या है, बिल्कुल सही है, और ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। कंपलसरी वाइंडिंग अप यही होगा। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है एक्सेस ऑफ नेट एसेट्स ओवर परचेज कंसिडरेशन विल ट्रांसफर टू, किसमें, ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है, इसको इसमें ध्यान समझिएगा। कह रहा है एक्सेस ऑफ नेट ओवर एसेट्स मतलब यानी कि खरीद प्रतिफल से अधिक शुद्ध संपत्ति, जितना में आप कोई भी परचेज एसेट परचेज किए, ठीक है, परचेज कंसिडरेशन क्या, कंपनी खरीदने के बिहाफ में दिया वो पैसा, तो बोल रहा है खरीद प्रतिफल से अधिक शुद्ध संपत्ति, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। आइए मैं आपको समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल परचेज कंसिडरेशन अगर ज्यादा है नेट एसेट से, मतलब जैसे मान लेते हैं हमने किसी से नेट एसेट्स खरीदा, वो उसका वैल्यू लगा 10 लाख रुपया, हम उसको दे के आए 14 लाख रुपया, क्या हुआ, इसका था 10 लाख रुपए का कंपनी, हम 10 लाख रुपए के बदले 14 लाख रुपए दे के आए, तो भैया 14 लाख अगर हम दिए तो 4 लाख रुपया क्या दिए, गुडविल, ख्याति दिए ना जी। लेकिन अगर बात भाई साहब उसका एसेट था 10 लाख रुपए का और हम दे के आए हैं 9 लाख रुपया, तो हमको क्या मिला, कैपिटल रिजर्व बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व। यही चीज यहां कह रहा है कि खरीद प्रतिफल से अधिक शुद्ध संपत्ति को मैं स्थानांतरित कर दिया जाएगा, किसमें, कैपिटल पूंजी आरक्षित खाता में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। बात समझ में आया, फिर से मैं बोल रहा हूं, परचेज कंसिडरेशन वो अमाउंट है जो बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को देती है उसके एसेट को खरीदने के बिहाफ में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आइए कह रहा है मींस द कंपनी विच इज अमालगमेटेड इनटू अनदर कंपनी, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, बोलो, बोल रहा है का अर्थ है वह कंपनी जो किसी अन्य कंपनी में समामेलित हो गई है, तो इसको ट्रांसफरर कंपनी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्रांसफरर कंपनी, वही ना बोलेंगे, बताओ जी सर, बिल्कुल ट्रांसफरर कंपनी ही बोलेंगे, क्योंकि ट्रांसफरर कंपनी कौन होती है, छोटी कंपनी, और छोटी कंपनी ही क्या होती है, बड़ी कंपनी में जाके समाहित हो जाती है ना, समाहित हो जाती है, ठीक है जी, इसको बोलते हैं ट्रांसफरर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, कह रहा है रिकंस्ट्रक्शन इज ए प्रोसेस बाय विच अफेयर्स ऑफ ए कंपनी आर रिकॉग्नाइज्ड बाय, बोल रहा भाई साहब रिकंस्ट्रक्ट, पुनर्निर्माण, भाई साहब पुनर्निर्माण की जरूरत क्यों हुई, कुछ तो गड़बड़ी रहा होगा जी, तो वही कह रहा है पुनर्निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी कंपनी के मामलों को पुनर्गठित किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन ऑप्शन पढ़िए, कह रहा है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, 110%, अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो देखेंगे ना भैया मेरा एसेट सही है कि नहीं, लायबिलिटीज ज्यादा तो नहीं है, कम नहीं है, ये चेक करेंगे तो बिल्कुल ए तो सही है, देखेंगे। दूसरा कह रहा है राइटिंग ऑफ द लॉसेस ऑलरेडी सफर्ड बाय द रिड्यूसिंग द पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स और वेरिंग द राइट्स अटैच्ड टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स, तो ये बात बिल्कुल सही है कि लॉस जो हो रहा है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी हम सफर कर रहे हैं उसको हटाना पड़ेगा, तो बी भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि आपका ए भी सही है, बी भी सही है, ऑप्शन हो जाएगा सी, ए एंड बी बोथ आर सही है ना। चलिए अब आइए, कह रहा है इन केस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, आप थोड़ा सा पहले समझ लीजिए। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जब कंपनी के बाहरी चीजों में बदलाव होती है, और जब कंपनी के भीतरी चीजों में बदलाव होती है, फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी का मशीन खराब हो गया है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो टेक्निकल चीजें चेंज हो रही है, पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है, उसको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में रखा जाता है। लेकिन अगर एक्सटर्नल की बात करें तो वहां कंपनी लिक्विडेट होती है और लिक्विडेशन के बाद फिर से नई कंपनी फॉर्म होती है। आइए मैं आपको बताऊंगा, पहले देख लेते हैं क्या कह रहा है। इन केस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, आंतरिक पुनर्निर्माण
के मामले में ओनली वन कंपनी इज लिक्विडेटेड, टू और मोर कंपनी इज लिक्विडेटेड, नो कंपनी इज लिक्विडेटेड, या नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। तो भैया ऐसा है कि लिक्विडेशन सिर्फ एक्सटर्नल आपका रिकंस्ट्रक्शन में होता है, इंटरनल में कोई कंपनी क्या लिक्विडेट नहीं होती है। तो नो कंपनी इज लिक्विडेटेड, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां पे दिया हुआ है, कह रहा है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रेफर टू द इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है वो रीऑर्गेनाइजेशन होता है, पुनः संगठन करते हैं किसका, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का कंपनी के। इन रिकंस्ट्रक्शन यूजुअली द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर डन, क्या होता है, रिवैल्यूएशन करते हैं एसेट और लायबिलिटी का, राइटिंग ऑफ करते हैं लॉसेस सफर्ड बाय द कंपनी, रिडक्शन पेड बाय द वैल्यू ऑफ शेयर का, देखो लिखा हुआ है क्लियर। तीसरा वेयरिंग ऑफ राइट अटैच टू द डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स, देखो ये भी लिखा हुआ है, और कंपाउंडिंग और अरेंजमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, ये देखो सारा लिखा हुआ है ना। और यही चीज यहाँ पे दिया हुआ था, कहां, ये देखो दिया हुआ था। तो इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा, क्लास मजेदार होने वाला, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन भूलोगे नहीं, ये बात मैं बता दे रहा हूं। फिर देखो अब मैंने यहाँ रिकंस्ट्रक्शन को समझा दिया कि रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है रीऑर्गेनाइज करना किसी कंपनी को, है ना, कि पुनः संगठित करना। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में याद रखना क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एक कंपनी, मान लेते हैं कोई कंपनी का नाम है ए कंपनी, तो वो फॉर्म होके जब एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होगा तो वो कंपनी कहलाएगी न्यू ए कंपनी। ए कंपनी पुराना वाला जब लिक्विडेट हो जाएगा, लिक्विडेट होके जब नई कंपनी बनेगी तो उसका नाम क्या हो जाएगा, न्यू ए कंपनी। लेकिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बात करें अगर हम, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो है वो ए कंपनी ही थी और ए कंपनी ही रहेगी रीऑर्गेनाइज होके, लेकिन इसके जो इसमें जो बैलेंस शीट बनेगा, इसका बैलेंस शीट में लिखाएगा बैलेंस शीट एंड रिड्यूस्ड। दोनों क्वेश्चन पूछा गया है कि जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है तो क्या लिखा जाता है, और जब एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होगा तो न्यू कंपनी फॉर्म होती है या नहीं होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, अ प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन व्हिच इज कैरिड आउट विदाउट लिक्विडेटिंग द कंपनी एंड फॉर्मिंग अ न्यू वन इज कॉल्ड, ध्यान से सुनो, पुनः निर्माण की एक प्रक्रिया जो कंपनी को समाप्त किए बिना नई कंपनी बनाए बिना की जाती है कहलाती है। बताओ उसको क्या बोलते हैं, बताओ बताओ क्या बोलते हैं इसको, इसी को तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं ना, जहां पे हमको कोई कंपनी नया फॉर्म नहीं करना पड़ता, वही कंपनी रहती है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, नया कंपनी बना देते हैं। क्या बोलते हैं, नया कंपनी बना देते हैं, ठीक है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। चलिए कह रहा है प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 होना चाहिए, थर्ड है ना 21। अब समझो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी क्या होता है, चलो मैं इसके बाद बताता हूं, है ना, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 के बाद बताता हूं, वो भी सेम चीज है। कह रहा है विच ऑफ द कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी, देखो ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा होल्डिंग कंपनी होता है। कह रहा है ए कंपनी हु एक्वायर्स द मोर देन 50% ऑफ द शेयर इन द अनदर कंपनी, बिल्कुल सही बात है। चलो मैं एक बार इसकी चर्चा कर लेता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगी, है ना। देखो होल्डिंग कंपनी वो होता है, वो कंपनी होती है जो किसी अनदर कंपनी को अपने पास रखती है। फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, ये क्या है, और एक कंपनी है बीसी लिमिटेड, एक कंपनी है सीडी लिमिटेड, ठीक है। तो एक ये कंपनी के अंदर, ये कंपनी पूरा अपने आप में एक कंपनी है जी, और इसके अंदर एक कंपनी आती है बीसी लिमिटेड, एक कंपनी आती है सीडी लिमिटेड। तो ये हो जाएगा होल्डिंग कंपनी और ये हो जाएगा सब्सिडरी कंपनी इसका, क्योंकि इस कंपनी का बीसी लिमिटेड का 51% से ज्यादा शेयर ये रखा हुआ है और सीडी लिमिटेड का भी 51% से ज्यादा शेयर ये रखा हुआ है। मतलब मैं ये कहूं कि अगर एक बाप के दो बेटे हैं तो भैया मेन बाबूजी जो होंगे वो 51% छोटा बेटा का भी और 51% बड़ा बेटा का भी हक अपने पास रखेंगे, तो उसको बोलेंगे होल्डिंग पापा, है ना। और होल्डिंग पापा कौन, होल्डिंग पापा होल्डिंग कंपनी, और सब्सिडरी बेटा सब्सिडरी कंपनी। बात समझ में आया जी सर। अब चलिए अब इसको पढ़िए, समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आइए, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कंपनी हु एक्वायर्स मोर देन 50% शेयर इन द अनदर कंपनी, मोर देन 50%, बिल्कुल सही बोल रहा है, होल्डिंग कंपनी होगा जी सर। चलिए तो उसके बाद क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कंपनी हु कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन अदर कंपनी, ये भी बात बिल्कुल सही है, ये भी एक क्राइटेरिया है कि भाई होल्डिंग कंपनी होने का। अब सोचो जो छोटी कंपनी है, यानी बेटा का एक टीम है, बाप तो बाप 51% शेयर रख लिया है, लेकिन बेटा का भी एक टीम है।
अब बेटे पे उसका अधिकार है तो उसका टीम पे नहीं होगा, होगा। तो उसी तरह से कह रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होगा अदर कंपनी का, उस पे किसी कंपनी का अधिकार है तो वो क्या कहेगी, वो कहेगी होल्डिंग कंपनी। बिल्कुल सही है। ये कह रहा है ए कंपनी हु कंट्रोल्स द कंपनी व्हिच इज होल्डिंग कंपनी ऑफ अनदर सब्सिडरी, ये भी क्या कहलाती है, ये भी क्या कहती है, होल्डिंग कंपनी। ऑल ऑफ द अबव। अब इसका एग्जांपल में जो थर्ड वाला है ना, ये क्या बोल रहा है मैं आपको समझाता हूं। जैसे देखो, इसको ध्यान देना, ये 100% अपने आप में है, जी सर है, लेकिन एबीसी लिमिटेड ने बीसी लिमिटेड का 51% शेयर ले रखा है और सीडी लिमिटेड का 51% शेयर रखा है। अभी भी इन लोगों के पास 49% शेयर है कि नहीं? बिल्कुल है। अब एक कोई कंपनी है जो इस 49% के अंदर ना, मान लेते हैं अमित लिमिटेड। अमित लिमिटेड एक गरीब कंपनी, थोड़ी सी गरीब कंपनी है, और इसका अब इस 49% में ही इतना पैसा इसका आ गया कि इसने इसका 51% शेयर खरीद लिया। खरीद सकती है कि नहीं? इसका 49% पैसा मान लो 500 करोड़ है और ये कंपनी मान लो 50 करोड़ में बिक रही है, तो भैया ये 49% वाला जो है 50 करोड़ की कंपनी नहीं खरीद सकता है? सर खरीद सकता है। तो वही कह रहा है कि फिर इस कंपनी को पेरेंट कंपनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरेंट कंपनी। तो यही कह रहा है कि जो इस कंपनी का सब्सिडियरी होगा वो इस कंपनी का ये भी सब्सिडियरी ही कहलाएगा। ठीक है, तो यही चीज आपका थर्ड ऑप्शन में बोला गया था। समझ में आया? जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। आइए क्या कह रहा है, द शेयर ऑफ आउटसाइडर्स इन द नेट एसेट इन सब्सिडियरी कंपनी इज नॉन एज, ध्यान दीजिएगा क्या बोला, शेयर ऑफ आउटसाइडर्स इन द नेट एसेट्स इन सब्सिडियरी कंपनी। मतलब यहां बोल रहा है कि भैया 100% है, ठीक, एक कंपनी, इसका 51% शेयर मान लो ले लिया कोई और, ये एक कंपनी है 100% शेयर और ये है बी कंपनी। बी कंपनी का 51% शेयर कौन ले लिया है? ए कंपनी ले लिया है। तो ए हो गया होल्डिंग कंपनी जिसे, और ये हो गया क्या, सब्सिडियरी कंपनी। यार मेरी राइटिंग पे मत जाना, ठीक है प्लीज, राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है। सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये 51% लिया लेकिन इसका 49% और शेयर है ना जी, तो जो ये 49% शेयर बचता है ना सब्सिडियरी कंपनी का, उसको हम लोग बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अरे सीधा सीधी समझो ना भाई, हम लोग कहते हैं ना कास्टिज्म में कि वो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी कमिटी है। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो कम है और जो ज्यादा है वो मेजॉरिटी, तो इसीलिए इसको बोला माइनॉरिटी इंटरेस्ट। किसमें? कंपनी में, सब्सिडियरी कंपनी वाले का। बात समझ में आया? होल्डिंग कौन? बड़ी कंपनी, सब्सिडियरी कौन? छोटी कंपनी। और सब्सिडियरी का जो शेयर्स होल्डिंग रखा है उसके बाद का जो शेयर्स बचा, इसीलिए कहा शेयर्स ऑफ आउटसाइडर्स। तो ये तो इसके लिए आउटसाइडर ही हुआ ना, 51% के लिए अपना, 49% तो आउटसाइडर ही हुआ ना जी, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है when valuing goodwill which of the following method is used। भाई साहब कैपिटलाइजेशन मेथड यूज होता है? बिल्कुल होता है। वेटेड एवरेज होता है? होता है। सुपर प्रॉफिट मेथड यूज होता है? होता है सर, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए सारे मेथड से गुडविल के। देखिए फिर चलते हैं गुडविल में क्या बोल रहा है। गुडविल इज डिटरमाइंड ऑन ए कैपिटलाइजेशन बेस्ड ऑन, भाई साहब किस पे होगा बताओ, कोई बताएगा मुझे? जी सर। कह रहा बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज टू एवरेज, तो ये तो एवरेज प्रॉफिट का है, कैपिटलाइजेशन तो होगा नहीं, ए गया। बी द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट मार्जिन, ये भी नहीं है। द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट बेनिफिट अंडर टू, ये भी नहीं है। द टेकिंग टोटल प्रॉफिट एंड डिवाइडिंग इट बाय द प्रेडिक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ये देखो प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यही इसका आंसर ही होता है, यही इसका फार्मूला होता है। ये देखिए क्या होता है, कैपिटलाइजेशन का फार्मूला क्या, गुडविल इक्वल टू 100 इनटू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और यही बात ये कह रहा था। देखो प्रेडिक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और टोटल प्रॉफिट ये है इनटू 100, ये देख लो, है ना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। क्या कह रहा है देखिएगा, ध्यान समझिएगा। कह रहा गुडविल इज गुड नेम और रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस व्हिच ब्रिंग्स बेनिफिट टू द बिजनेस। बिल्कुल सही बात है, गुडविल का वही मतलब है कि भाई गुड नेम है, अच्छा नाम है, रेपुटेशन है, उसी को गुडविल बोलते हैं जो अच्छा बेनिफिट लेके आता है बिजनेस में। 110% सही है। कह रहा है इट इज अ इनटेंजिबल एसेट, इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। बिल्कुल ये भी बात बिल्कुल सही है ना, इनटेंजिबल एसेट भी है मतलब अमूर्त है और इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं है। तो जब बात समझ में आया जी। अब देखो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड भी है। तो वही कह रहा है बोथ ए आर ट्रू
आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलो क्वेश्चन नंबर 24 में चलें। आइए, कह रहा था द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर क्या क्या, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता है। बैलेंस शीट और पीएल एप्रोप्रिएशन क्या बात कर रहे हो सर, पीएल एप्रोप्रिएशन पार्टनरशिप अकाउंट में बनता है तो ये भी नहीं आएगा, बैलेंस शीट तो आएगा। कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, हाँ बिल्कुल यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट और आपका क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आता है। चलो कह रहा है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, ध्यान दो। कह रहा है सीसीए मेथड ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज द रिजल्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ सैंडल एंड कमिटी। देखो सीसीए मेथड ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि सैंडल एंड कमिटी के रिकमेंडेशन से ये हुआ था। चलिए तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, मैंने तो बता दिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा है कंपनी विच इज मर्ज इनटू अनदर कंपनी कॉल्ड अ ट्रांसफरर कंपनी और अ वेंडर कंपनी। देख लो ये बात बिल्कुल सही है, ट्रांसफरर कंपनी जो जाके किसी में मर्ज हो जा रहा है, यानी कि वेंडर कंपनी जिसको बोलते हैं, मतलब सेलर कंपनी, सेल किया जो कंपनी को, छोटी कंपनी, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसफरर कंपनी या वेंडर कंपनी। तो बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, अ कंपनी इनटू व्हिच द वेंडर कंपनी इज मर्ज इज कॉल्ड ट्रांसफरिंग कंपनी और द वेंडिंग कंपनी और द परचेजिंग कंपनी। तो बिल्कुल सही है कि वेंडर कंपनी जिसमें जाके मर्ज हो जा रहा है इज कॉल्ड ट्रांसफरिंग कंपनी, 110% सही है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। चलिए अब आ जाइए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। आइए थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किया जाए, बहुत दिन से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए नहीं है। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा, आराम से होगा। कह रहा है राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद अ कैपिटल ऑफ 4,80,000 एंड 3,10,000। राम का भी कैपिटल पूंजी कितना, 3,10,000 रुपया, श्याम का पूंजी कितना, 3,10,000 रुपया। अब वो क्या किया, एडमिट करना चाह रहा है, बोल रहा भैया एक नया पार्टनर बुलाओ जिसका शेयर होगा 1/4। कितना शेयर होगा, 1/4, और वो जो प्रॉफिट लेके आएगा, सॉरी वो जो कैपिटल लेके आएगा वो 3 लाख रुपया लेके आएगा। ठीक है, तो बोल रहा है गणेश शेयर का गुडविल बताओ। भाई साहब सिर्फ कैपिटल दिया है, गुडविल बताने बोल रहा है, गुडविल का तो कहीं जिक्र भी नहीं किया है, लेकिन इसी से निकलेगा क्या, हिडन गुडविल। आओ देखो कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। गणेश का शेयर कितना है भाई साहब, गणेश का शेयर कितना है, 1/4। कैपिटल कितना लाया है गणेश, 3 लाख रुपया। तो मुझे बताओ जब गणेश का शेयर 1/4 है तो 3/4 किसका कैपिटल होगा, 3/4 दोनों का शेयर होगा, यानी कि टोटल से 4 अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, अगर टोटल कैपिटल हम निकालें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 3 लाख गुने 4/1। हाँ 1/4 हिस्सा है तो टोटल हिस्सा 4 हो जाएगा ना भाई, एक हिस्सा इसका 4 में से 3 हिस्सा उन लोग का, तो टोटल हिस्सा 4, तो 3 लाख करके अगर इसका कैपिटल लेके मानते हैं तो 12 लाख रुपया हो गया। ठीक है, गणेश के हिसाब से। ठीक है जी, उसके बाद आप मुझे बताओ कि यहां टोटल कैपिटल कितना है, पहले के वाले हिसाब से टोटल कैपिटल कितना है, एक है 4,80,000 किसका, राम का, राम प्लस श्याम और प्लस गणेश, तीनों का जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, राम का है 4,80,000 प्लस श्याम का है 3,10,000 और प्लस गणेश का है 3 लाख। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा बताइए, तो 4 3 7 तो 3 10, 10,90,000। एक बात हमको बताइए, अगर हम टोटल कैपिटल गणेश के हिसाब से निकालते हैं, गणेश के शेयर के हिसाब से, तो आता है 12 लाख, और अगर हम टोटल कैपिटल निकालते हैं पहले के हिसाब से, राम और श्याम के कैपिटल के हिसाब से, तो आता है 10,90,000, मतलब 1,10,000 का अभी भी गैप आ रहा है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हिडन गुडविल। मतलब 12 लाख में 10,90,000 रुपया गया तो कितना, 1,10,000 रुपया बचा। अब भाई साहब ये गुडविल पूरे का है, सबका, लेकिन पूछा क्या कि गणेश का शेयर का गुडविल बताइए। गणेश का शेयर कितना था, 1/4, और गुडविल कितना, 1,10,000। तो भैया 1/4 को करिएगा तो कितना आएगा, 27,500 रुपया, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए ये देखिए कितना हो जाएगा, 27,500 हो जाएगा। बात समझ में आया, फिर से मैं एक बार समझा दूं जी। गणेश का कैपिटल पूंजी कितना लेके आया था, 1/4 हिस्सा 3 लाख रुपया। ऑलरेडी राम और श्याम के पास कितना हिस्सा था भैया, 4,80,000 और 3,10,000। तो देखो तीनों के हिसाब से देखना पड़ेगा ना, नया और पुराने के हिसाब से। नए के हिसाब से देखेंगे तो 12 लाख टोटल कैपिटल, और अगर पुराने के हिसाब से देखेंगे तो भैया 10,90,000 कैपिटल। अब 1,10,000 का जो गैप आ रहा है वो क्या है,
गुडविल, हिडन गुडविल। अब उसी गुडविल बोला ये टोटल गुडविल हुआ, ये क्या हुआ, टोटल गुडविल हुआ। तो भैया गणेश का शेयर का गुडविल कितना हो गया, गणेश का शेयर का गुडविल हो गया 1/4 1,10,000 का, यानी कि 27,500। बात समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। आइए देखिएगा क्या दिया गया, कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ फर्म of X and Y is valued at 30,000, 30,000 है। It is appearing in the books of 12,000. Z is admitted for 1/4 share. What amount is he supposed to be bring for goodwill? अरे भाई साहब ये तो सीधा बोला कि X और Y एक फर्म की सद्भावना का मूल्य नहीं, इसको ख्याति लिख लेना, हर जगह सद्भावना लिख दिया, ख्याति होता है ना, ख्याति का मूल्य, गुडविल मतलब ख्याति। तो 30,000 रुपया है, ठीक है। गुडविल फर्म कोई भी फर्म का गुडविल है, XY वैल्यू 30,000 रुपया उसका लगा दिया, और बोला कि हम बुक में 12,000 दिखाएंगे। अब बुक में तुम फ्री में दिखाओ मत दिखाओ, लेकिन वैल्यू कितना लगा है 30,000, और 30,000 का अगर वैल्यू लगा है और जेड एडमिट हुआ है 1/4 के लिए, तो भाई साहब 30,000 का 1/4 करना होगा, यानी कि 7,500 रुपया आपको गुडविल, जेड का गुडविल देना पड़ेगा। जेड कितना देगा 7,500 रुपया। क्यों, क्योंकि भैया बुक में तुम 12,000 लिखो ना, वैल्यू तो 30,000 का लगा है ना, तो वैल्यू पे ही हम काम करेंगे, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या होगा 7,500। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं, कह रहा है विच टाइप ऑफ गुडविल इज कंसिडर्ड एज बेस्ट गुडविल। बहुत जगह पूछा गया ये क्वेश्चन, बहुत जगह, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैट गुडविल। कैट गुडविल इज द बेस्ट गुडविल। क्यों, आइए गुडविल के टाइप्स को समझते हैं। देखिएगा डॉग गुडविल कह रहा है कस्टमर रिलायंस मैनेजमेंट लीडरशिप दे सी वैल्यू इन कंपनी बिकॉज पीपल शेयरिंग पोजीशंस। कैट बोलते हैं कस्टमर आर मोर लॉयल टू अ ब्रांड और कंपनी नेम, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप टीम डज नॉट कंसर्न देम। तो ये बात देखो, कैट गुडविल इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे कस्टमर सबसे ज्यादा लॉयल होते हैं, और कस्टमर लॉयल तो सब चीज लॉयल, कस्टमर की लॉयलिटी से तो गुडविल बनता है। गुडविल कैसे बनता है बताना, जब किसी बिजनेस में कोई चल रहा है और बिजनेस में वहां पे कस्टमर लॉयल है, कस्टमर सही तरीके से काम कर रहे हैं, कंपनी उसके लिए लॉयल है, तो फिर वो कंपनी का नाम उन्हें लगता है कि भैया वो कंपनी बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रही है। ऐसे नहीं होता है जी, कैसे होता है, ऐसे ही होता है कि दूसरा तरह से होता है, बताना, ऐसे होता है सर। तो इसीलिए इसको कैट गुडविल बोलते हैं। बाकी आप एक बार पढ़ लेना, कुछ खास वैसा है नहीं। चलो अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, है ना, क्या है लास्ट क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स 42,000, 39,000, 45,000 रुपीज, वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 इयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट विल बी। अरे एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल निकालना है, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यही फॉर्मूला होता है कि कितना साल में परचेज किया है, 2 साल का। लेकिन भैया एवरेज प्रॉफिट नहीं पता है, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इन तीनों को जोड़ दीजिए, 42,000 प्लस 39,000 प्लस 45,000 डिवाइडेड बाई कितना 3 से, ठीक है ना। तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा भैया, कितना आएगा 42 ही आएगा, देख लीजिएगा, 4 3 12 और 2 3 1,26,000 डिवाइड बाई 3 आएगा 42,000 ही, ठीक है। तो 42,000 एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर कितना 2 साल दिया गया है, तो 84,000 क्या होगा आंसर होगा। यही ना पूछा है कि 42,000 3,000, ये इसका एवरेज प्रॉफिट निकाल दीजिए। तो एवरेज निकालने के लिए तो तीनों को जोड़ दीजिए, डिवाइड कर दिए 3 से, आ गया 42, और बोला 2 वर्ष की खरीद पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 2 वर्ष की खरीद पर 2 × 42,000 कितना हो गया 84,000, आंसर हो गया। बात समझ में आया, मजा आया क्वेश्चन बना के, उम्मीद करते हैं आपको बहुत मजा आया होगा। और आपको मजा आया होगा ना तो जरूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि यही मोटिवेशन है यार। आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस मेरा है, तो बस यही कि शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।